हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और जो अपनी पढ़ाई है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 10। चैप्टर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस चैप्टर को एकदम मैं डिटेल में एकदम बेसिक से जो है आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ। और आप लोगों को बता दूँ, सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो है आप लोगों का स्टेटमेंट में क्वेश्चंस भी आते हैं। कैंडिडेट सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में परेशान होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं और गाइड बुक पढ़ के जो है चले जाते हैं। आप लोगों को बता दूं, गाइड बुक अगर सी टेट को क्लियर करना है, चाहे आपका एसएसटी हो या आपका साइंस हो, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। और जिनका सी टेट पेपर 2 एसएसटी है, उनके लिए एनसीईआरटी में एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक एक चैप्टर का नोट्स जो है एकदम पूरा टू दी पॉइंट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं खुद यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो अगर एनसीईआरटी एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस आप लोग याद रखिएगा कि आपका अगर पेपर 2 एसएसटी है तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, गाइड बुक नहीं पढ़ना है। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। हाँ, पिछले एक हफ्ते से जो मैंने कोई भी क्लास नहीं ले पाई ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन बीच में 2 क्लासेस शायद हुई थी पेडागोजी की, एक एसएसटी और एक हिंदी की। लेकिन आज मंडे है, आज से क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, चाहे वो एनसीईआरटी कवर करना हो, चाहे सभी सब्जेक्ट मतलब सभी सेक्शन का पेडागोजी हो और प्रैक्टिस। ये तीनों मेरा मेन है कि मैं इन सबको जो है अच्छे से आप लोगों को करवा सकूं और आप जो है अपकमिंग जो सी टेट है उसको जो है क्लियर कर सकें। बस आप सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए। आपको पूरा यहाँ पे जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प भी मिलेगी। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे एक जो है मैं आप लोगों को बीच बीच में जो है सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो शेयर करती रहती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगी। तो चलिए देखते हैं। ये जो चैप्टर है इसको मैं 2 पार्ट में करवाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसे 2 पार्ट में कराऊं। अगर मैं चाहूँ तो एक पार्ट में आप लोगों को ख़त्म करवा दूँ मोटी मोटी बातें बताकर, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक एक जो है पॉइंट आप लोगों को मैं कवर करवाऊँ, ताकि इसके अलावा जो है आपको अलग से एनसीईआरटी की बुक उठानी ना पड़े। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहती है। तो इसीलिए जो है 2 पार्ट में हो जाता है चैप्टर्स। और इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो व्यापार और व्यापारी के बारे में जानेंगे। समुद्र तटों से जो लगे राज्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मुवेंदार बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। चोल, चेर, पांडे, इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। रेशम मार्ग की कहानी क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेशम मार्ग पर किस तरह से कुषाणों का जो है नियंत्रण हुआ। ये टॉपिक जो है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम व्यापारी और व्यापार के बारे में पढ़ें, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, या कोई भी मतलब आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जैसे कि जो पुरास्थलों से कटोरियाँ या थालियाँ मिली हैं, किसी भी उपमहाद्वीप के पुरास्थल से मिली हैं, तो वो कहाँ से, या तो वहाँ पे बनते होंगे, या तो जहाँ पे बनते होंगे वहाँ से व्यापारी लोग जो है वहाँ पर व्यापार करने आए होंगे, बेचने आए होंगे, तभी पहुँचा होगा। तो वही इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, ठीक है, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा, सोना, मसाले, खास तौर पे काली मिर्च। मसालों में भी काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए, कहने का मतलब सोना, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए जो है दक्षिण भारत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और काली मिर्च की जो है रोमन साम्राज्य में, ठीक है, रोम में जो है इसकी बहुत मांग थी, इसीलिए जो है काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काले सोने के नाम से किस मसाले को जाना जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, तो काली मिर्च को। और रोमन साम्राज्य का अगर मैं बताऊं कि रोम में जो है काली मिर्च की इतनी ज़्यादा डिमांड थी। दक्षिण भारत में जो है रोमन सिक्के मिले हैं, इससे जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, रोमन सिक्के से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोम का जो है यहाँ से जो है बहुत ही अच्छा व्यापार रहा होगा। ठीक है, व्यापारियों ने जो है कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इन्हीं सब व्यापार करने के लिए व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। वह अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से, अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से जो है उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। और इस यहाँ पे पहुंचने के लिए वो ज़्यादातर जो है मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, वो भी दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ। ठीक है, तो वो जो है दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर, दक्षिण भारत के जो पश्चिमी तट है वहाँ पर पहुँचना चाहते थे, किसके, मानसून की सहायता से, वो भी दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, व्यापार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो है थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी रोमन साम्राज्य में, और यही कारण था कि वो जो है यहाँ पर आना चाहते थे व्यापार करने के लिए। अगर अब मैं बात करूँ कि भारत से जो है समुद्री तटों से जो लगे राज्य हैं उनके बारे में, तो इसमें उपमहाद्वीप के जो दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो दक्षिण भारत है यहाँ पे आप देखते हैं बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। ठीक है, इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदियों के मैदान हैं। ठीक है, यहाँ पे
पर्वत भी है, पठार भी हैं और नदियों के मैदान भी हैं। इन्हीं नदियों में सबसे ज़्यादा जो है मैदानी भाग अगर देखा जाए तो नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे अधिक उपजाऊ है। ठीक है, दक्षिण भारत में बहने वाली कावेरी नदी जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ है। और मैदानी इलाकों में जो है, तटीय इलाकों चाहे मैदानी इलाके हों चाहे तटीय इलाके हों, यहाँ के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे जो है काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो है लोग व्यापार करने आए तो कहीं ना कहीं जो है इनके पास जो है एक संपत्ति के साथ साथ जो है इनकी शक्ति भी बढ़ती गई। ठीक है, तो तटीय राज्यों के जो है ये विशेषताएं हैं कि जो दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा तटीय प्रदेश है, इसमें जो है पहाड़, पठार और नदियों के मैदानी भाग हैं और यहाँ पे कावेरी नदी जो है सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ थी। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज़ और बात मिलती है मुवेंदार के बारे में। ठीक है, मुवेंदार के बारे में आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुवेंदार के बारे में संगम में बताया गया है, संगम की कविताओं में, कि मुवेंदार जो थे, मुवेंदार है ये। ठीक है, मुवेंदार जो है एक तमिल शब्द है, याद रखिएगा। मुवेंदार कौन सा शब्द है ये भी पूछ सकते हैं। तो मुवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। क्या होता है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग जो है तीन शासक परिवारों की मुखियाओं के लिए किया जाता है। तो इसका पता कहाँ से चलता है? संगम कविताओं से मुवेंदार के बारे में पता चला। और मुवेंदार जो है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। कई बार पूछा गया है कि मुवेंदार का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। और इसका प्रयोग जो है तीन शासक परिवारों की मुखियाओं के लिए किया गया है। कौन कौन से? चोल, चेर, पांडे। तो कई बार जो है दे दिया जाता है कि किन मुखियाओं के लिए जो है मुवेंदार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बहुत सारे दे सकते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर जो है चोल, चेर, पांडे आप लोगों को ये पता होना चाहिए। यह करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन? मुवेंदार। मुवेंदार मतलब चोल, चेर, पांडे जो हैं ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे 2300 साल पहले। तीनों मुखियाओं के, हर एक मुखिया के, मतलब कि तीनों जो मुखियाएँ हैं, चोल हो या चेर हो या पांडे, इन सब के दो दो सत्ता केंद्र थे। इस तरह से 6 केंद्र थे। ठीक है, 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनमें चोलों का जो पतन है, मतलब कि जो चोलों की जो राजधानी है वो पुहार और कावेरीपट्टनम। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि चोलों की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा कावेरीपट्टनम बोले या पुहार। ठीक है, पांडवों की राजधानी जो है वो क्या है? मदुरई। तो ये जो है आप लोगों के लिए सभी मुवेंदार के बारे में ये जो पॉइंट्स मैंने बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं इस स्टेटमेंट में। अब स्टेटमेंट में किस तरीके से पूछा जा सकता है ये देखिए। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। तो आ सकता है कि मुवेंदार लोग जो है उपहार की मांग करते थे या नियमित कर लेते थे। तो याद रखिएगा, नियमित कर नहीं लेते थे, वो उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास के जो इलाके हैं उनसे शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन जो है, जो इनको धन मिलता था, जो शुल्क वसूल करते थे, वो जो है मतलब चोल, चेर, पांडे ये जो थे, ये जो भी धन इन्हें मिलता था उस धन को जो है अपने पास कुछ रख लेते थे। बाकी जो है अपने समर्थकों को, जो उनके नाते रिश्तेदार हैं या सिपाही है या उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं या कवियों के बीच में बांट देते थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएगी, जो संगम कवि थे, संगम कविताओं में ही तो इनके बारे में पता चलता है। जो उन्होंने लिखा वही हमें पता चला। तो जो संगम कवि थे ये उन मुखियाओं की प्रशंसा में, तो जरूरी नहीं कि ये बातें सच हों, क्योंकि ये उनकी प्रशंसा में कविताएं जो है लिखते थे। और उन्हें इसके बदले जो है, संगम जो कवि थे उनके इसके बदले जो है, कविता लिखने के बदले जो है उन्हें कीमती जवाहरात, हीरे जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। कौन? जो ये मुखिया थे। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि सातवाहन राजवंश का जो है प्रभाव कैसे बढ़ा। अभी हमने पढ़ा था मुवेंदार, जो कि एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। और ये क्वेश्चन आता है कि मुवेंदार का क्या अर्थ होता है? तीन मुखिया, मतलब तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के बारे में बताया गया था, जिसमें चोल, चेर, पांडे। जब चोल, चेर, पांडवों का जब इनकी शक्ति थोड़ी खत्म होती जाती है तो उसके बाद जो है सातवाहन राजवंश का जो है प्रभाव बढ़ता जाता है। तो लगभग 200 वर्षों के बाद जो है पश्चिम भारत में, जो पश्चिम भारत था वहाँ पे जो है सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। जो ये वाला दक्षिण भारत में जो है मुवेंदार थे, चोल, चेर, पांडे। उसके बाद जो है अगर हम बात करें जो पश्चिम भारत है, यहाँ पे जो है सातवाहन राजवंश का जो है प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है इसके बारे में जो है पता कहाँ से चलता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सातवाहनों के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके बारे में जो है इसकी माँ जो थी गौतमी बलश्री, इसके एक अभिलेख से पता चलता है। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में कहाँ से पता चलता है? कि उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से। ये जो है आप लोगों को देख सकते हो, यहाँ पे जो है इसको जो है ये सातवाहन डायनेस्टी है, मतलब यहाँ पे जो है सातवाहनों का जो है क्या था? राजवंश था।
ठीक है, यहाँ पे सातवाहनों का जो है क्या बोलते हैं ये एरिया था। तो सातकर्णी जो है, सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ के स्वामी, दक्षिण पथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है, ये दक्षिण की ओर रास्ता जा रहा है, तो ये दक्षिण पथ के स्वामी कौन कहे जाते थे? सातकर्णी और सभी सातवाहन शासक जो है क्या कहे जाते थे? दक्षिण पथ के स्वामी। सातकर्णी जो था, एक मिनट, ये सातकर्णी है, सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। मतलब पूर्वी और पश्चिमी के साथ साथ दक्षिणी तटों पर भी जो है इसने अपनी सेनाएं भेजी थी। कौन? सातवाहन। कई बार क्वेश्चन आता है कि सातवाहनों का प्रमुख राजा क्या था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कहाँ से पता चलता है? और सातकर्णी और ये किसके स्वामी कहे जाते थे? मतलब दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और इनका जो है कहाँ तक इन्होंने सेनाएं भेजी थी? तो ये पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर सेनाएं भेजी थी। देखिए, फैक्चुअल में क्वेश्चन आए तभी भी आप कर लेंगे, स्टेटमेंट में पूछा जाए तो भी आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशम मार्ग की कहानी के बारे में, कि रेशम मार्ग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशम एक बहुत ही महंगा बिकने वाला वो था, ठीक है। तो रेशम मार्ग, जिस मार्ग से रेशम को ले जाया जाता था उसका नाम पड़ा था रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग जो बनाने की तकनीकी का जो आविष्कार है सबसे पहले जो है चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। याद रखिएगा, रेशम मार्ग बनाने का जो तकनीक का जो आविष्कार है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? वो चीन में। जिस रास्ते से लोग जो है पश्चिमी देशों में रेशमी कपड़े ले जाते थे वह जो है रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। कीमती, चमकीले रंग, चिकनी, मुलायम बनावट की वजह से जो है रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। कहने का मतलब जो रेशमी कपड़े थे ये बहुमूल्य थे, क्योंकि इसका कारण था क्योंकि इनकी कीमत भी बहुत अधिक थी, चमकीले थे, चिकने थे, मुलायम थे बनावट में, ठीक है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि रेशम के कीड़े के कच्चा रेशम निकालकर सूत की जो है कटाई की जाती थी। तो रेशम का जो कपड़ा तैयार करना तथा बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी। इसे रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत की कटाई की जाती थी, फिर उसे कपड़ा जो है बुना जाता था, और ये कपड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता था, इसलिए इसे बहुमूल्य माना जाता था। जिस मार्ग से जो है रेशम को ले जाते थे बेचने के लिए वो रेशम मार्ग तथा सिल्क रूट के नाम से जाना गया। 7000 साल पहले चीन में जो है इसकी क्या खोज की गई थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करीब 2000 साल। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और लगता है कि इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ कैसे भी पढ़िए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जो सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ बीच में जो है आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ किस तरीके से आप लोगों को सीटेट जो है क्लियर करने में मदद मिल सकती है। करीब 2000 साल पहले ये क्या है, 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच, ठीक है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, कारण था कि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी, रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। कहने का मतलब है कि कीमत ज़्यादा होने के कारण जो है इसकी बनाने में कठिन प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता था। और केवल वही नहीं, बल्कि जिस रास्ते से उसे लेकर आना पड़ता था उन रास्तों की वजह से उनको कई जगहों पर शुल्क चुकाना पड़ता था। इसके कारण से जो है इसकी कीमत और महंगी हो जाती थी। तो लाने में पहाड़ी, रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। रास्तों के आसपास रहने वाले जो व्यापारी से यात्रा शुल्क मांगते थे, जिसके कारण जो है ये कपड़े और महंगे हो जाते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला जो शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक पूछा जाता है कौन था? कुषाण। याद रखिएगा, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर भारत पर इन कुषाणों का शासन था। 2000 साल पहले कहाँ पे? मध्य एशिया में और पश्चिमी उत्तर भारत पर जो है कुषाणों का शासन था। इसके बाद पेशावर और मथुरा दो ऐसे मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी उनके ही राज्य का हिस्सा था। मतलब कि कुषाणों का जो है दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, वो कौन था? पेशावर और मथुरा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाणों का शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? पेशावर और मथुरा, ठीक है। उनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा जो है मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। मतलब सिंधु नदी के किनारे तक जाती थी, तटीय क्षेत्र तक जाती थी।
इस महाद्वीप में सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। कहने का मतलब इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने। ठीक है, सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। तो यहाँ पे जो है ये जो है सिल्क रूट के बारे में, जो है रेशम मार्ग के बारे में मैंने बता दिया है। आगे जो है हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो है ये चैप्टर अभी आधा रह रहा है, जिससे कि मैं कल करवाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से पढ़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस एक सही डायरेक्शन पढ़िए कि जो आप लोगों का जो जिनका सीटेट पेपर 2 SST है उसमें एक अच्छा स्कोर कर सके। और यहाँ पे मैं SST की NCERT तो कराऊंगी, साथ में पैडागोजी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अगर मेरे से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टाइम पर जो है पढ़ सकें। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए। ऑल दी बेस्ट।